Hello, friends, and a very, very warm welcome to all of you all. This is Aanchal and I welcome you all in the session जहां पर आपको एक खुशखबरी तो मिल ही चुकी है क्योंकि 16 जनवरी as you all know is one of the day जहां पर IBPS का कैलेंडर आउट हो जाता है, लेकिन वो कल ही हो गया. बट द थिंग इज IBPS का कैलेंडर आउट हो गया और 2025 के लिए हमारे पास एक परफेक्ट टाइम है जहां पर हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी चीज ये हुई है कि हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिला है अलग अलग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं कि हम क्या कौन सी स्ट्रैटेजी को परफेक्टली फॉलो करके इस साल बैंकर बन सकते हैं 2025 के एग्जामिनेशन में. ये अभी आने का मतलब ये है कि आपके पास पूरा साल का स्ट्रैटेजी फिक्स हो गया है कि कौन से महीने में कौन सा एग्जाम होने वाला है, तो मुझे कब तक कहां के लिए प्रिपेयर करना होगा. चलिए तो देखते हैं. जैसे हमने देखा अभी एग्जामिनेशन की डेट्स कुछ इस तरह से हैं जहां पर IBPS RRB PO का एग्जामिनेशन आपका 27 जुलाई से शुरू होगा, विच सेज जुलाई के एंड से. IBPS RRB क्लर्क 30 अगस्त से शुरू होगा, दैट मींस अगस्त से एंड से. IBPS क्लर्क का एग्जाम 6, 7, 13, 14 दिसंबर में है, दैट मींस यू हैव मोर देन 10 मंथ्स. एंड देन वी से IBPS PO 4th, 5th, 11th अक्टूबर से शुरू होगा. यहाँ पे भी आपके पास 7-8 महीने, 8 से 9 महीने का समय है. अब जब हम इस चीज की बात करते हैं, अभी हम जनवरी में हैं, शुरुआत है साल की, और ये एग्जामिनेशंस एनीवे आपके 6 महीने से पहले नहीं होने वाले हैं. हम हर हाल में ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो अगर बिगिनर भी है, जो जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो भी अगर 4 महीने लग के प्रिपरेशन कर लेना, तो 5वें 6ठे महीने में जो एग्जाम होने वाले हैं उस एग्जाम में वो बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है. और भाई IBPS ने तो आपको एकदम खुले दिल से टाइम दिया है. और अगर अभी भी आप सीरियस नहीं होते, अभी भी अगर आप अपना टारगेट सेट नहीं करते हो, तो फिर हम यहाँ पर थोड़ी सी भूल कर देंगे और इस भूल का हमें हर जाना बहुत बड़ा पे करना पड़ सकता है. इसलिए एग्जामिनेशन की डेट्स टेंटेटिवली हमें पता चल गई है, तो हम उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे. जैसा कि अगर हम देखें तो सभी एग्जामिनेशन में RRB PO का एग्जामिनेशन में 6 महीना है, क्लर्क के एग्जामिनेशन में भी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स है, IBPS क्लर्क के एग्जामिनेशन में 10 मंथ्स है और IBPS PO के एग्जामिनेशन में 8 मंथ्स है. इन एनी केस हमारे पास जो टाइमिंग अभी है 6 महीने की, 6 महीने की, 10 महीने की और 8 महीने की, हमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के लिए जो प्रिपरेशन का समय चाहिए होता है वो 4 मंथ्स का चाहिए होता है. और रादर इसमें 6 मंथ्स प्लस ही है, कम नहीं है, 6 मंथ्स प्लस का ही टाइम है आपके पास, है ना. तो हम कह रहे हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक के लिए हमें चाहिए होते हैं 4 मंथ, जहां पर कोई बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता होगा ना, उसको बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए चाहिए होता है. बचे हुए जो 2 महीने होते हैं, उन 2 मंथ्स में आप आराम से अपनी प्रैक्टिस करो. आप इसमें अपना सारा मॉक्स दो, जो जो प्रिपरेशन आप कर चुके हो उन चीजों के बारे में सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करो. सो ये सब चीजें एक परफेक्ट टाइम लेकर आ रही है आपके पास जहां पर हम प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो अब इसको हम कैसे फॉलो कराएं, दैट इज द करेक्ट वे, है ना. जो हमने बोला, देखो मिनिमम अगर देखें तो हमारे पास क्या है, 6 मंथ्स का समय है. ठीक है, 6 मंथ्स में से मिनिमम समय है, इससे 6 मंथ्स प्लस ही है, बेसिकली 6 मंथ्स खाली नहीं है. 6 महीने में से आप 4 मंथ निकाल देते हैं अगर, तो आप अपना बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का जितना भी सिलेबस है, अब ये सिलेबस आपका पूरा हो सकता है. आप इंग्लिश भी पढ़िए इसमें, ऑल्दो जो 6 महीने वाले एग्जाम है उसमें इंग्लिश आपकी प्री लेवल में आएगी नहीं, बिकॉज सी जो भी है यहां पर 13 सितंबर से पहले आपको इंग्लिश नहीं पूछी जा रही है. क्यों? RRB PO का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग और क्वांट्स आएगा. RRB क्लर्क के एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश मिलेगी, मेंस के सेक्शन में मिलेगी, वो भी सेक्शनल. ठीक है, जो परफेक्टली प्री में भी आ रहा है वो IBPS क्लर्क है और IBPS PO है, तो अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकती है. प्री लेवल पे अक्टूबर पे और दिसंबर में. उसके अलावा मेंस में 13 सितंबर को जो PO का एग्जाम होगा RRB का, और 19 नवंबर को जो क्लर्क का एग्जाम होगा RRB का, इसमें देखने को मिलेगी. ठीक है, तो अभी बाकी सब्जेक्ट्स पे अगर फोकस करना हो, ये परफेक्ट टाइम है आपको अपनी वीकनेस पे काम करने का. ठीक है, इस समय में आप सिलेबस कंप्लीट करिए अपने इंग्लिश का भी, क्वांट्स का भी, रीजनिंग का भी, एंड साथ के साथ आप GA भी पढ़ते चलिए. ठीक है, एनीवे प्रिपरेशन तो हम कर ही रहे हैं क्योंकि SBI PO और SBI क्लर्क के एग्जाम्स तो हमारे लाइंड अप हैं ही, तो हम कहीं से भी छोड़ के तो नहीं रह सकते, है ना.
अब ये 4 महीने अगर आप बेसिक प्रिपरेशन कर लेते हो, अपनी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी के सारा सिलेबस कंप्लीट कर ले सब कुछ, और यहां पर बेसिकली आपको काम क्या करना है, वर्क ऑन योर वीकनेस, वर्क ऑन योर वीकनेस। अगर आप अपनी वीकनेस पे काम कर लोगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो यही परफेक्ट समय है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट कमजोर है उस पर हम ज्यादा समय लगा दें, ठीक है। उसके बाद जो 2 महीने आपके बचेंगे ना, ये 2 मंथ्स में आप ओवरऑल प्रिपरेशन पे ध्यान दो। ओवरऑल प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, यहां तक आने में आपकी जितनी भी सिलेबस है, आपका जितने पैटर्न्स हैं, जितने अलग अलग तरह से सेट्स पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आप यहां कंप्लीट कर चुके होंगे। अब जो आपको फोकस करना है ओवरऑल प्रिपरेशन पे, जहां पर आप बहुत सारे सेक्शनल मॉक्स दीजिए। सेक्शनल मॉक्स का मतलब हो गया वो मॉक्स दीजिए, उस सेक्शन के मॉक्स दीजिए जिसमें आपको ज्यादा परेशानी हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप कंप्लीट मॉक्स दीजिए, ताकि आपको जिस चीज में आप स्ट्रांग है उसमें और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, और जिस चीज में आपको पास मार्क्स लाने हैं उसमें आपका थोड़ा पकड़ और मजबूत हो जाए, ठीक है। उसके अलावा जो चीजें रिवाइज करने वाली होती हैं वो कीप ऑन रिवाइजिंग देम। ये मत करना कि आप एक दिन छोड़ दो, अगले दिन कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद कर लिया, ये काम नहीं करना है। सेक्शनल मार्क्स दीजिए, कंप्लीट मार्क्स दीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई जो सेशन होता है इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली हम कह रहे हैं, जो सेशन होता है 6 PM पर हर रोज, मंडे टू फ्राइडे, है ना, इस सेशन को जरूर ज्वाइन करते रहिए, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग पैटर्न्स हम आपको जरूर से लाके देते हैं। 7 PM पर फ्रीजिंग होती है और 8 PM पे आपकी कॉन्स होती है, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो। तो यहां पर आपके पास एक परफेक्ट टाइम फ्रेम बना के दिया है, कम से कम इतना तो होगा ही होगा। और खाली इंग्लिश की बात करें, अगर इंग्लिश एक वीक सब्जेक्ट है तो आपका सितंबर में मेंस में पहला एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप इसको ठीक कर सकते हो। ठीक कैसे करोगे, दैट इज द बेसिक आइडिया, ठीक है। अभी इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली आप इसे सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हो तो ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें तो क्या चीज है जो हम अगर ढंग से पढ़ ले तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा 4 से 6 महीने का सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, प्लस हमारी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट हमसे कहता है दूसरी चीज को फॉलो करने के लिए, वो क्या है, अगर हम इंग्लिश को टारगेट करें तो हम कैसे टारगेट करें, हाँ कैसे टारगेट करें। देखो 3-4 चीजें हैं जो आपको ओवरऑल इसमें डेवलपमेंट लेकर आ सकती है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी बेहतर बना सकती है। ये कैसे बेहतर बनाएगी हम आपको बता देते हैं इसके बारे में। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश का सिलेबस कुछ 5 पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ हमें नजर आता है, ठीक है। ग्रामर का पोर्शन है, ऑफ कोर्स यस, क्योंकि ये बेसिक आपके डेवलप करके देगा, और आप इसको गलती करोगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इससे बेसिक डेवलप कराना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगी, जैसे एरर डिटेक्शन में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच द कॉलम में, बहुत सारी चीजें हेल्प करेंगी, स्टार्टर्स में, कनेक्टर्स में, इन सब तरह की एक्सरसाइज में। वोकैबुलरी ऑफ कोर्स आपके लिए इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, लेकिन वोकैबुलरी में क्या पढ़ना है, दैट इज द परफेक्ट आंसर। वो हमें कहां मिलेगा। फिर है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब देखो एसबीआई पीओ ने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में काफी सारे चेंजेस करे, है ना। हमें ये चेक करना है कि आईबीपीएस करता है या नहीं करता, वो हमें नोटिफिकेशन में पता चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस, अभी तक तो कोई नहीं है, बट लेट्स सी, प्रैक्टिस इज द अल्टीमेट गोल। ये आपने अगर नहीं करी तो फिर प्रॉब्लम होगी भाई। अगर एक बार 1 by 1 इनको टारगेट करें तो ग्रामर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और टेंसेस, इन सभी के लिए एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर बहुत जरूरी है। आप लोग काम करते हो क्या, रूल्स याद कर ले, रूल्स याद कर ले, रूल्स याद कर ले। रूल्स याद करना इज अ गुड आइडिया, बट रूल्स के साथ साथ आपको क्या करना होगा, रूल्स के साथ साथ आपको पर चैप्टर कम से कम 80 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। गूगल पे जाओ, टाइप करो एरर डिटेक्शन और नाउन बैंक पीओ, दुनिया भर के लिंक्स ओपन होंगे, उसमें दुनिया भर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको हर चीज में पैसा लगाने की नहीं जरूरत है, कुछ कुछ में दिमाग लगाने की भी जरूरत है। तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर जब तक नहीं सीखा, जब तक आपने ये नहीं सीखा कि वर्ड बाय चैप्टर वाइज चैप्टर किस तरह की एरर्स आती हैं, सेंटेंस में कैसे एरर निकल के आती है, अगर आपने ये सीख लिया ना
तो आपको आसान हो जाएगा एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन वो आएगा कैसे? जब आप एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर सीखेंगे, मतलब रूल्स को रिवाइज करिए और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए ज्यादा से ज्यादा जितने हो सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हर तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके पास ये दिए हुए हैं। इनमें ज्यादातर आपकी दो चीजें काम करती हैं, एक आपका रीडिंग स्किल प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। अगर आप इन दो चीजों पे बहुत अच्छे से ध्यान दे देते हो तो आपके लिए एग्जामिनेशन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा। दैट्स द होल पॉइंट बिहाइंड इट, ठीक है। अब इसको कैसे डेवलप करें, लेट्स सी, ठीक है। वोकैबुलरी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो वर्ड यूसेज का है, वर्ड इंप्रूवमेंट का है, वर्ड स्वैप का है। रूट वर्ड्स के थ्रू आप वर्ड्स यूज कर सकते हो, फ्रेजल वर्ब के थ्रू आप याद कर सकते हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर आपको आइडेंटिफिकेशन आ गई तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। प्रीवियस ईयर वोकैब आपके लिए अगर आ गई तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन तो हमने कई बार कराया हुआ है। फ्रेजल वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको कराते रहते हैं। रूट वर्ड्स की एक वीडियो हमने डाली है जहां पर 50 रूट वर्ड्स ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं और 50 हम और करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ओनली, जनवरी में। तो प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी देखो, जरूरी नहीं है कि वो आए ही आए, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिल जाती है। फिर बात आती है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ। जनरली हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि आईबीपीएस पीओ भी इसको फॉलो करेगा, बट एसबीआई पीओ में अब लेटर ऐसे नहीं आता है। अब आपकी ये कम्युनिकेशन स्किल पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जहां पर ये आपसे सिचुएशन एनालिसिस कराएंगे। मतलब बेसिकली एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा एंड देन यू विल बी आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चंस और आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है। आपसे रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है, ठीक है। आपकी प्रेसी राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है जहां पर जितने भी वर्ड्स दिए हैं उसके 1/3 पोर्शन में आपको उसको लिखना होता है, दैट इज द थिंग। और इसके अलावा ईमेल राइटिंग है। तो ये बेसिकली वही काम आप पूछ रहे हैं जो ये आपके एक्चुअल यूसेज में आएगा आपके सिनेरियो में। अभी आईबीपीएस पीओ का सो फार लेटर और एसे ही डिफाइंड है, लेकिन हो सकता है कि जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक हमें यहां पर भी चेंज देखने को मिल जाए, बिकॉज आईबीपीएस जनरली फॉलोज एसबीआई इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दैट्स वन थिंग। तो इसके लिए भी हमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब जैसे हमने आपसे कहा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, है ना। ऑल टुगेदर आप लेकर आए कितने कॉन्सेप्ट्स को? 4 कॉन्सेप्ट्स को। पहला हमारा ग्रामर, कैसे फोकस करेंगे? पहला हमारा ग्रामर पोर्शन कैसे फोकस करेंगे? हमको 80 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये हमारी परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 80 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पर चैप्टर। कैसे मिल जाएगा? गूगल पे जाएंगे, एरर डिटेक्शन ऑन नाउन बैंक पीओ, एरर डिटेक्शन ऑन प्रोनाउन बैंक पीओ, एरर डिटेक्शन ऑन एडजेक्टिव बैंक पीओ। जब ऐसे टाइप करोगे बहुत सारे लिंक्स ओपन हो करेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। दूसरा था हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अरे रे, ये तो 1100 हो गए ये तो गड़बड़ हो गया। चलिए, तो हमने कहा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना है। देखो इसके लिए हमने आपसे कहा था दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक आपका रीडिंग प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग, है ना। अब देखो किसी को भी पढ़ने के लिए बोल दो तो ऐसा इतना बड़ा इनके ऊपर बोझ लग जाता है कि धरती पे पता नहीं सबसे बड़ा बोझ इनको ही दे दिया गया है। तो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है, बिकॉज वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आईबीपीएस के एग्जामिनेशंस के लिए, आप शुरू करिए कुछ इस तरह से जहां पर आपका जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। जैसे हो सकता है आपको कोई वेब सीरीज देखनी है तो इंग्लिश में देख लो सबटाइटल ऑन करके। अगर आपको कोई व्हाट डू यू से क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो आप सॉल्व कर लीजिए सिंपल वन से। अगर आपको रीडिंग करके लिसनिंग से करना है तो आप क्या करिए, कोई मूवी देख लीजिए। मूवी अगेन इंग्लिश में ही देखना, इंग्लिश मूवी को। कार्टून देख लो, उसमें इंटरेस्ट आता है तो। अगर नॉवल पढ़ने का शौक है तो कोई रोमांटिक कॉमेडी वाले नॉवेल्स पढ़ लो, ये आपको हेल्प करेंगी। तो इससे आप अपनी रीडिंग को डेवलप करोगे। उसके बाद आपको कम से कम 30 मिनट का समय, 30 से हम कह देंगे 40 मिनट, तुम 30 मिनट तो टारगेट बना के चलो ही, है ना। 30 मिनट का समय, 30 से 40 मिनट का समय आपने अपने आप को देना है। एक आर्टिकल एडिटोरियल से उठाना है और उसको समझना है। हो सकता है पहले दिन जब आप उठाएं तो उसकी 10 लाइन समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, 10 लाइन समझो। ये मत करना कि 30-40 मिनट मुझे पूरा आर्टिकल पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो हो जाए मैं जान दे दूं, लेकिन मुझे समझ में आना चाहिए। नहीं,
30 to 40 मिनट्स में आपको क्या करना है, उस आर्टिकल को समझना है। अब उसकी 10 लाइन समझ में आए, 15 लाइन समझ में आए, 12 लाइन समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी लाइन नहीं समझ आ रही, लाइन को आधा आधा कर दो, आधी लाइन का मतलब समझो, फिर आधी लाइन का मतलब समझो। जैसे ही उस लाइन का मतलब समझ में आ गया, आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, अपने आप को समझाना है उसको। जब आप खुद को समझाने लग जाओगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ेगी। रीडिंग 30 से 40 मिनट में रीड करोगे, जब खुद को समझाओगे तो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ेगी। इसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आपको काम करना होगा, ठीक है। तीसरी चीज जो तंग करती है हमें, वो वोकैब है। वोकैब के लिए कुछ चीजें आपको समझा रहे हैं, वो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एक तो पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये समझो, है ना। वर्ड की डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, जो भी वर्ड समझते हो, लर्न करते हो, उसकी डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, ठीक है। जैसे फ्रेजाइल का फ्रेजिलिटी इज द नाउन, फ्रेजाइल इज एन एडजेक्टिव, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म है, ये पता होना चाहिए। फाउंडेड, फाउंड का थर्ड फॉर्म है, ये पता होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो वर्ब की फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो अगर आपने ध्यान में रखे तो वोकैबुलरी आपके कब्जे में आ सकती है। बाकी वोकैबुलरी आपको ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ड्स है वही लर्न कर रहे हैं। भाई आपकी वोकैबुलरी वो काम करने वाली है जो आपकी न्यूज़पेपर में आएगी। डायरेक्टली न्यूज़पेपर से ही डायरेक्टली न्यूज़पेपर वाली वोकैबुलरी वो पूछ नहीं रहे हैं, वो पूछ रहे हैं पैराग्राफ के अंदर उसका कैसा यूसेज है। तो पैराग्राफ का यूसेज हमारे पास रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग से डेवलप होगा कि वो किस सेंस में इस्तेमाल किया गया। जैसे स्केल होता है, स्केल, तो स्केल मछलियों की स्किन को भी स्केल कहते हैं। स्केल किसी चीज के मेजरमेंट को भी कहते हैं, है ना। स्केल हम किसी चीज के ये भी कह सकते हो कि यार एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर कर रहे हैं, है ना। तो अलग अलग तरह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो किस सेंस में वहां यूज हुआ है, दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट, है ना। तो आप अगर सही ढंग से अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू करते हो तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक दे, बिकॉज again we have ample amount of time right away and we can prepare ourselves to be the best of all, ताकि आप इस साल सिलेक्शन ले लें। बस थोड़ा सा हमें सीरियस होने की इस समय जरूर पड़ेगी, ठीक है। ये प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी अब कहाँ फॉलो हो सकती है, हम बेसिक से लेकर एडवांस तक कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपके पास है बैंक महापैक, जहां प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सबकी प्रिपरेशन कराई जाती है। 18 से भी ज्यादा एग्जाम्स कवर होते हैं, 100 से ज्यादा आपको बैचेस मिल जाते हैं, 2000 से ज्यादा लाइव क्लासेस होती हैं, 2000 से ज्यादा मॉक्स और क्विजेस होते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो अगर इसी साल को टारगेट करने के लिए तो 2799 में अवेलेबल होगा और 2 ईयर का 3999 में अगर आप 2026-27 के एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है। इसके अलावा एसबीआई क्लर्क का क्रैश कोर्स, जो इसी साल का एसबीआई क्लर्क देना चाहते हैं उनके लिए है ये बैच, 10th से शुरू हुआ है, आप देख सकते हो। मिशन एसबीआई पीओ, ये एक और बैच है आपका। अगेन ये इसी साल के 2024-25 के एसबीआई पीओ का जो एग्जाम मार्च में हो रहा है उसके लिए है, ये भी स्टार्ट हो चुका है, आप इसको भी देख सकते हैं। अब जो एग्जामिनेशन आप 2025 में टारगेट कर रहे हो, आपके लिए परफेक्ट बैच है रुद्रा बैच। ये बैच बैंकिंग फाउंडेशन के प्री प्लस मेन 0 टू हीरो बैच है। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ जो आपके एग्जाम में आने वाला है, एवरीथिंग विल बी टॉट हियर। बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये बैच, तो आप जरूर से ले लीजिए। उसके अलावा बैंकर फाउंडेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आरबीआई ग्रेड बी का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। ये बैच आपका जनवरी एंड में स्टार्ट हो रहा है, सो यू हैव द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि परफेक्ट तरीके से आप इसे एंजॉय कर सकते हो और इस बैच में अवेल करके अपने आप को और बेहतर बना सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एसबीआई पीओ और क्लर्क की हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो कि अलग अलग तरह से आपको डिटेल्ड एनालिसिस दे रहे हैं, प्लस क्वेश्चन पेपर्स दे रहे हैं जो पिछले 20 सालों में एग्जाम में एक्चुअली आए हैं, ठीक है। अगर आपको बुक्स चाहिए फाउंडेशन लेवल की, सारे रूल्स एंड ऑल दिए हों, टेक्निक्स दी हों, उसमें एक्सरसाइजेस भी दिए हों, एग्जाम्पल्स भी दिए हों सॉल्व्ड, और कुछ क्वेश्चंस भी दिए हों जो हमें हेल्प करें, तो आप द्रोना मॉड्यूल सेट ले सकते हो। ये 6 किताबों का कॉम्बो सेट है, ठीक है। सो यहां पर हम फिनिश करते हैं अपना आपका वार्तालाप। अब समय है बकल अप करके अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने का। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो दिस इज द राइट टाइम, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन, ताकि आप बेहतर से बेहतरीन बन सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी से सिलेक्शन लो और जल्दी से मिलने आओ हमसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।